Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. Be safe, stay at home. Next topic of our chapter, agriculture, is horticulture. So the first thing in our mind, that what do you mean by horticulture? Horticulture होता क्या है? तो horticulture क्या है? The study or practice of growing vegetables, fruits and flowers. This art or science is known as horticulture. देखिए, horticulture के अंदर जो हम क्या उगाते हैं, सिंपल सी बात है, फल सब्जियां और फूल उगाना ही क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, जब हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स है ना पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं 2014 की, इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया वॉज द second largest producer of fruits and vegetables after चाइना। चीन के बाद भारत का दूसरा रैंक है। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें सन 2014 की, तो भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? सेकंड है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। भारत के अंदर कौन कौन से फ्रूट्स उगते हैं? भारत के अंदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी हैं और आपके टेम्परेट फ्रूट्स भी हैं। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री इंडिया। भारत देश के अंदर जो आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। अब मैं कुछ फ्रूट्स के बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंगो है, बनाना है, वो कहाँ कहाँ के फेमस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फलों का, जिसे राजा कहा जाता है, मैंगो। तो मैंगो आपका कहाँ कहाँ होता है? ये मैंगो आपका होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर होता है? फर्स्ट आपका जो सबसे फेमस है वो आपका है महाराष्ट्र, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना, कौन सा है? तेलंगाना, और फिर आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। ये आपका कौन सा हो गया? मैंगो हो गया। सेकंड, ऑरेंजेस भी हमारे इंडिया के अंदर है। ऑरेंजेस जिसमें विटामिन सी एक मेजर सोर्स होता है, विटामिन सी का, ऑरेंजेस। और ऑरेंजेस सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो कहाँ के हैं? नागपुर के हैं। कहाँ के हैं? नागपुर। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और आपका चेरापूंजी आपका कहाँ पर है? मेघालय, चेरापूंजी। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अगर फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो अब इसके बाद आता है बनाना आपका कहाँ का फेमस है? बनाना आपका केरला का। कहाँ का है? केरला। उसके बाद आपका मिजोरम हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपका क्या उगाया जाता है? केला उगाया जाता है। उसके बाद लीची और गुआवा, लीची एंड गुआवा जो है आपके, वो कहाँ का उगाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, पाइनएप्पल। इसके बाद आपका क्या पढ़ लेते हैं? पाइनएप्पल आपका कहाँ उगता है? पाइनएप्पल है आपका मेघालय। कहाँ है? मेघालय। और अगर आपके ग्रेप्स की बात करते हैं तो ग्रेप्स आपके कहाँ पर होते हैं? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तेलंगाना और आपका कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, एप्पल की अगर बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे कहते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है एप्पल का। जो टॉप क्वालिटी के आपके एप्पल होते हैं, आपके पीज होते हैं, आपके एप्रिकॉट्स होते हैं, एप्रिकॉट्स, ये सारे आपके कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, जो आपके हिली एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर उगते हैं। इसके अलावा जो भारत है वो 13%, कितना परसेंट? 13% वेजिटेबल्स क्या करता है? ग्रो कर रहा है।
इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, और जो मेजर वेजिटेबल्स हैं वो कौन कौन सी है, वो बच्चों ओनियन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, उसके बाद ब्रिंजल है, पोटैटो है, ये सारे आपके क्या है, पी है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, जो आपकी वेजिटेबल्स है जो इंडिया के अंदर क्या की जाती है, उगाई जाती है। सो दिस इज अबाउट हॉर्टिकल्चर। ये सारा किसके बारे में था, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका एग्रीकल्चर का आता है वो आपका आएगा नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स, तो बात करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है नॉन फूड क्रॉप्स। और अगर नॉन फूड क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आपका आएगा रबड़। क्या आएगा, रबड़। ठीक है, रबड़ कैसी क्रॉप है, ध्यान रखना, इक्वेटोरियल क्रॉप है। क्या है, इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर हम सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए जो क्लाइमेट है वो कैसी है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की इसको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसके लिए, रबड़ के लिए। देखिए फर्स्ट तो एक ऐसी क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इजीली उगाया जा सकता है। रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, रेनफॉल की, तो रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किसके लिए, रबड़ के लिए। रबड़ के बारे में और ज़्यादा ये क्या है, रबड़ इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेघालय। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है, स्टेट्स हैं, मेघालय हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु। तो जो मेजर स्टेट है जहाँ पर ये उगाया जाता है, तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपके कौन कौन से हो गए, केरला हो गया, ठीक है, आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, इसके अलावा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो क्या उगाते हैं, रबड़ उगाते हैं। इन 2012 एंड 13 2012-13 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 4th थी। कौन सी थी, 4th। अगर वर्ल्ड्स के नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो 2012-13 में इंडिया का जो रैंक था रबड़ के मामले में वो कौन सा था, 4th रैंक के ऊपर था। एक बार फिर बात कर लेते हैं रबड़। रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। ठीक है, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है केरल, तमिलनाडु, आपका मेघालय और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर 2012-13 की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो कौन सा है, वो 4th रैंक है। तो ये आपका किसके बारे में था, आपका रबड़ के बारे में था। टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, रेशे वाली फसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप में हमने पढ़ा किसके बारे में, रबड़ के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स। तो इंडिया के अंदर 4 मेनली फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रो होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कॉटन, फिर आता है जूट, फिर आता है हेम्प। हेम्प जो भांग होती है, गांजा वगैरह होता है, उसको क्या कहा जाता है, हेम्प कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है जो इंडिया के अंदर क्या होती है, उगाई जाती है। द फर्स्ट थ्री ये तो आपकी कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। कहाँ से आती है बच्चों, प्लांट से। और ये जो नेचुरल सिल्क है, नेचुरल सिल्क हम ड्राइव कहाँ से करते हैं, कोकून्स। द सिल्क वर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी। शहतूत के वृक्ष के पत्तों के ऊपर जो कोकून नाम के जो क्या होते हैं, जो आपके रेशम के कीट होते हैं, उनको पाला जाता है और उनसे क्या किया जाता है, नेचुरल सिल्क क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर
द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरिकल्चर क्या है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। तो ये पहली तीन तो हमने कहाँ से लिए हैं, प्लांट से लिए हैं, और एक हमने जो कोंकून नाम का जो रेशम का जो कीट होता है जो मलबेरी लीव्स के ऊपर रेयर किया जाता है, जिसको हम सेरिकल्चर भी कहते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉटन के बारे में। किसके बारे में, कॉटन। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि भारत जो है कॉटन प्लांट का जो ओरिजिनल होम है वो माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर अवर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में से एक महत्वपूर्ण क्या है, हमारा बेस है, क्योंकि कॉटन इज ए बेसिक रॉ मटेरियल फॉर अवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन के ऊपर, कॉटन एक बेसिक क्या होता है बच्चों, रॉ मटेरियल होता है। तो हम कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉटन के बारे में बात करें तो कॉटन कैसी क्रॉप है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉटन कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है ये आपको पता होना चाहिए, कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एज ए रॉ मटेरियल क्या होती है, यूज होती है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको मैच्योर होने में नीड 8 मंथ्स। देखिए ध्यान से सुनिए, इसको मैच्योर होने में लगभग कितना महीना चाहिए बेटा, 8 महीने। इसका जो ग्रोइंग टू हार्वेस्टिंग टाइम होता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 6 से 8 महीने होता है। लेकिन अगर अच्छी जो वैरायटी की हमें अगर कॉटन प्राप्त करनी तो लगभग 8 महीने का क्या होना चाहिए, वो एक ग्रोथ पीरियड होना चाहिए। इसके अलावा 210 डेज आपके क्या होने चाहिए, फ्रोस्ट फ्री होने चाहिए, फ्रोस्ट फ्री। पाला रहित 210 दिन की क्या होती है, जरूरत होती है। किसको प्यारे बच्चों, ये आपके कॉटन को जरूरत होती है। रेनफॉल की अगर बात करें तो हाई रेनफॉल की इसको क्या होती है, जरूरत होती है। क्या होती है, हाई रेनफॉल इसकी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कॉटन के लिए और क्या क्या है, इसके लिए ब्राइट सनशाइन, और इसके लिए अगर पहले सॉइल की अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल, जिसको कॉटन सॉइल या क्या माना जाता है, रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम इसको कैसी सनशाइन चाहिए, ब्राइट जो है वो किसकी जरूरत होती है, सनशाइन की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, जो मेजर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हो गए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ये आपके मेजर स्टेट है जहां पर आपकी क्या उगाई जाती है, जहां पर आपकी कॉटन की फसल उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे आपके वो स्टेट है जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ क्या है, कॉटन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। पहला है कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। फर्स्ट जो 3 हैं फाइबर क्रॉप्स वो हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं बच्चों। और जो नेचुरल सिल्क है वो हम कोंकून, जिसको हम मलबेरी लीव्स के ऊपर, सहतूत की पत्तियों के ऊपर रेयर करते हैं, जिसको सेरिकल्चर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात की कॉटन। कॉटन कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, आपको ध्यान रखना है। इसको 8 महीने चाहिए, 6 से 8 महीने मैच्योर होने में। 210 डेज फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए। हाई रेनफॉल, ब्लैक सॉइल जो आपके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मिलती है, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, एंड मेजर स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग कॉटन आर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये आपके क्या है, मेजर आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं किसके, कॉटन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूट की। किसकी बात करेंगे, जूट, जिसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। जूट, जिसका दूसरा नाम क्या है, गोल्डन फाइबर। ठीक है। दूसरा अगर हम जूट के बारे में बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर तो वो कहाँ पर होता है, हुगली बेसिन के अंदर। कहाँ पर होता है, हुगली बेसिन इन वेस्ट बंगाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे कि वाई जूट मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द हुगली बेसिन। तो वेरियस रीजन्स हैं जिसके कारण से आपकी जो जूट है वो कहाँ पर है, हुगली बेसिन के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जूट की तो इसको ग्रोथ के समय में क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए।
हाई टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। अगर इसकी वृद्धि चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा तापमान होना चाहिए। इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको हैवी रेनफॉल की क्या होती है, ज़रूरत होती है। कैसे रेनफॉल की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल। और हैवी रेनफॉल इट मीन्स प्लस 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं किसके लिए, जूट के लिए, तो वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल इसके लिए ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की क्या होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, जूट के प्रोडक्शन के लिए। ये आपको पता होने चाहिए। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। कौन सा है, वेस्ट बंगाल, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बिहार, असम, ओडिशा, बिहार, असम, ओडिशा, ये आपके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहां पर क्या उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है। एक बार फिर से थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जूट जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, मेजर जो इसका होम है वो हुगली बेसिन वेस्ट बंगाल में है। हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जहाँ पर आपका क्या उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है। जूट से हम क्या बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं। 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। और गवर्नमेंट ने जितनी भी पैकेज इंडस्ट्री है उसके लिए जूट का क्या कर दिया है, मैंडेटरी यूज़ कर दिया है, जिसके कारण इसकी डिमांड जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम नेशनल जूट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी नेशनल जूट पॉलिसी थी वो 2005 के अंदर आई थी, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्रॉप्स हो गई हैं, जितनी भी क्रॉप्स जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर हैं ये हमने अभी तक कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स व्हिच आर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स। देखिए, दो प्रकार के रिफॉर्म्स होते हैं जो अभी तक भारत सरकार ने भारत के किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने लिए हैं। तो मैं यहां पर रिफॉर्म्स पहले यहां पर लिख देता हूं, रिफॉर्म्स आर टेकन बाय आईजी इंडियन गवर्नमेंट। तो देखो बच्चों, दो प्रकार के रिफॉर्म्स होते हैं, एक एक के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में क्या करने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। ये संस्थागत सुधार होते हैं, ठीक है, ढांचागत सुधार होते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ये तकनीकी सुधार है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स, land reforms was one of the major objective of the first 5-year plan which was taken place in the year of 1951। सबसे पहले भूमि सुधार कार्यक्रमों की अगर शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी, इंडिया के अंदर 1951 से हुई थी, जहाँ भूमि सुधार कार्यक्रमों के ऊपर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। पहले बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, जमींदार होते थे, बड़ी बड़ी भूमि के मालिक होते थे। उस जमींदारी सिस्टम को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एबलाइज कर दिया, और जो आपके छोटे किसान थे उनको क्या दिया गया, उनको उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया गया। नेक्स्ट किया कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इट मींस कि जो छोटी छोटी जमीनें थी टुकड़ों के अंदर, मान लेते हैं एक किसान है, ठीक है, ये किसी गांव का एक एरिया है, ठीक है, एक किसान का खेत यहाँ पर है, एक किसान, उसी किसान का छोटा सा खेत यहाँ पर, उसका एक और खेत है जो छोटा सा यहाँ पर है, ठीक है। अब तीन छोटे छोटे एरिया
ये इतने इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंसोलिडेट कर दिया, जो छोटी छोटी लैंड थी उसको कंसोलिडेट कर दिया और उस किसान को एक स्थान पर क्या कर दिया, एक बड़ा लैंड पार्ट दे दिया ताकि वो उसको क्या कर सके, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। फर्स्ट था लैंड रिफॉर्म्स जो 1951 में शुरू हुआ। सेकेंड है एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी जो प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, छोटी छोटी जमीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लैंड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो थे आपके टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, सॉरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की। किसकी बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो अब तक लिए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में 2000 रुपीज़ जो आपके कब दिए जा रहे हैं, हर 4 महीने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6000 रुपीज़ जो दे रही, वो भी आपका एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर 1960s के अंदर आया। ठीक है, 1960s और 70s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत सिंपल और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स था। और आज भारत एक फूड सिक्योरिटी वाला क्या है, एक कंट्री है। आज भारत देश के अंदर पर्याप्त बफर स्टॉक के अंदर इतना अनाज है कि वो अगर कोई भी आपकी क्लेमिटी हो जाए तो भारत देश जो है अपने पूरी जनसंख्या का पेट भर सकता है। इट वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स विच वॉज टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दैट वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन को लाने का जो क्रेडिट जाता है वो आपके वर्गीज कुरियन साहब को जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट है आपका अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात के अंदर क्या हो रही है, फ्लोराइज हो रही है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है अमूल। ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आपका अगर करते हैं हम पॉइंट डिस्कस, सेकंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक फसल का अपना क्या होता है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। बात कर लेते हैं आपके लगभग 2000 रुपये के समथिंग आपका वीट का क्या है अभी एमएसपी है। ठीक है, लगभग 1975 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी मस्टर्ड जो थी उसका जो था वो लगभग 4675 रुपये के लगभग में था एमएसपी जो था। लेकिन अगर बात करें तो उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा भी गए हैं, 6400-6500 रुपये पर क्विंटल बिकी है। लेकिन एमएसपी जो होता है, ये ध्यान रखना, एमएसपी से कम किसी भी किसान की फसल को नहीं खरीदा जा सकता। उससे ऊपर आप खरीद सकते हो, जैसे अब की बार सरसों बिकी है ऐसा हो सकता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है उससे कम प्राइस पे किसान की फसल नहीं खरीदी जा सकती। तो ये एक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है किन के लिए, हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा क्रॉप इंश्योरेंस। क्या आता है, क्रॉप इंश्योरेंस। अब कोई भी क्लेमिटी हो जाए, फायर हो जाए, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक बहुत अच्छा एक स्कीम है इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए इंडियन फार्मर्स को। और चीप क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, लोन दिया जाता है बाय द कोऑपरेटिव्स और बाय द बैंक्स। किसानों को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या दिया जाता है, क्रेडिट लोन दिया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी क्या है, स्कीम है, जो किसके लिए है, हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल वेदर बुलेटिन। वेदर बुलेटिन मौसम से संबंधित जो हिदायतें होती है वो पहले ही दे दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है, अब तो मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आता है, रेडियो के ऊपर आता है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, यहाँ पर सब जगह वेदर जो आपके बुलेटिन है वो क्या किए जाते हैं,
टेलीकास्ट किए जाते हैं। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल चैनल भी चला दिया है, डीडी किसान चैनल, जहां पर आपको एमएसपी से लेकर और कौन कौन सी जो दिक्कतें आपको फार्मिंग के अंदर आती है, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स आपको यूज़ करने चाहिए, कितने अमाउंट में करने चाहिए, कितना आपको फर्टिलाइज़र ज़रूरत है, ये सब चीज़ें डीडी किसान पे जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, सॉइल टेस्ट लैब, सॉइल टेस्ट लैब। जैसे इंसान बीमार होता है तो लैब में जाके हमारा ब्लड टेस्ट होता है, इसी तरह सॉइल के हेल्थ का भी क्या दिया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि किसी खेत की, किसी फील्ड की सॉइल के अंदर किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ये भी आपका क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेप है। नेक्स्ट है, जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है, जितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो भी किसके लिए, वो भी एक रिफॉर्म्स है। कहाँ पर, हमारे इंडियन फार्मिंग सिस्टम के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनसे हमारे इंडियन फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 6,000 रुपये की जो सालाना जो हेल्प है वो किसानों को दी जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, स्टेप है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द technological reforms which are taken by the Indian government. Let us revise again. Introduction of Green Revolution, then White Revolution. Is it clear? Second, minimum support price which is announced by the central government of India every year. Okay. Next, crop insurance, personal accidental scheme भी है कि अगर किसान की नेचुरल कंडीशन के अंदर अगर खेत के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपीज़ का क्या दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है। केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, क्रॉप इंश्योरेंस है, वेदर बुलेटिन है, डीडी किसान चैनल है। ये सारे वो स्टेप हैं जो किससे रिलेटेड है, जो आपके टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। भूदान, ग्रामदान, भूदान, ग्रामदान, ठीक है। भूदान ग्रामदान को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है। भूदान ग्रामदान को इनिशिएट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, विनोबा भावे। क्या नाम था, विनोबा भावे। ओके। हु वॉज द स्पिरिचुअल ईयर ऑफ महात्मा गांधी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे जी थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज इज स्पिरिचुअल ईयर। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वेरियस सत्याग्रहीज। आफ्टर द किलिंग ऑफ महात्मा गांधी, Mr. Vinoba Bhave went to the different parts of our country, India, and preached about the message of non-violence and about satyagraha. When once he was delivered a speech at Pachampoli village in Andhra Pradesh, then some landless villagers stood up and demand some land for their livelihood. कुछ लोग खड़े हुए जब वो आंध्र प्रदेश के पांचमपोली गांव में क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो कुछ विलेजर्स खड़े हो गए और उन्होंने डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, वी आर पुअर, और हमें अपनी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए क्या चाहिए, कुछ ज़मीन चाहिए, ठीक है। ये उनकी डिमांड थी। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस it to them immediately but assured them talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook which farming, cooperative farming. विनोबा भावे ने कहा कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए तैयार है तो मैं जरूर क्या करूंगा, इंडियन गवर्नमेंट से बात करूंगा। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, अचानक वहां पर एक व्यक्ति थे श्री रामचंद्र रेड्डी, वो अपने स्थान पर खड़े हुए एंड ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 80 लैंडलेस पुअर विलेजर्स। और उन्होंने 80 एकड़ लैंड को उनके बीच में क्या कर दिया, ऑफर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपके को 80 एकड़ लैंड क्या करता हूं, देता हूं। इस इंसिडेंट को किस नाम से जाना जाता है, भूदान। किस नाम से जाना जाता है, भूदान, ठीक है। ग्रामदान, आफ्टर दिस इंसिडेंट so many large landowners who were the owners of large villages, they also announced to distribute the villages among the landless poor villagers. That was known as Gram Dan
and this movement is also known as bloodless revolution. So this was about Bhudan and Gramdan. Is it clear? So dear students, today we have completed our chapter number 4, and soon we will start our next chapter, chapter number 6, manufacturing industries. Jai Hind, Jai Bharat.